बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। तो आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को और देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। हर दिन की तरह आज का एपिसोड भी हम कक्षा 11वीं की पढ़ाई से शुरू करेंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पहला पाठ और आगे पढ़ेंगे। पाठ का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद बच्चों हम भौतिकी में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा में गति। बच्चों, इसके बाद हम कक्षा 12वीं की पढ़ाई शुरू करते हुए केमिस्ट्री में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशंस। और भौतिकी का पाठ जो हमारा चलता आ रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके बारे में कुछ और बातें जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं का भाग 5। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, प्रतिशत संघटन। तो चलिए शुरू करते हैं परमाणु के परिचय से। परमाणु या एटम के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था। परमाणु सबसे छोटे कण होते हैं जिन्हें ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। यह कण परमाणु कहलाते हैं। परमाणु 3 कणों से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मान लीजिए स्क्रीन पर दिया गया चित्र एक परमाणु का है। परमाणु के केंद्र को हम नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। इस नाभिक में 2 तरीके के कण पाए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक कण होता है न्यूट्रॉन और दूसरे तरीके का कण होता है प्रोटॉन। नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण को हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। परमाणु के बारे में विस्तार से हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। परमाणु के बाद अब बात करते हैं अणु यानी मॉलिक्यूल की। अणु 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। अणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला है होमोन्यूक्लियर अणु और दूसरा है हेटेरोन्यूक्लियर अणु। आइए इन दोनों प्रकार के बारे में विस्तार से जानें। पहले बात करते हैं होमोन्यूक्लियर अणु की। होमोन्यूक्लियर अणु केवल एक प्रकार के तत्वों से बना होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। जैसे H2 यानी हाइड्रोजन गैस एक होमोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें एक ही तरीके का तत्व यानी हाइड्रोजन है। उसी तरीके से O2 भी एक होमोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तत्व है यानी ऑक्सीजन। और N2 भी एक होमोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें सिर्फ नाइट्रोजन है। अब बात करते हैं हेटेरोन्यूक्लियर अणु के बारे में। हेटेरोन्यूक्लियर अणु
एक से अधिक रासायनिक तत्वों से बने होते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। H2O यानी पानी एक हेटेरोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें दो तरीके के तत्व यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। उसी तरीके से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक हेटेरोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें दो तरीके के तत्व यानी कार्बन और ऑक्सीजन है। और N2O भी एक हेटेरोन्यूक्लियर अणु है क्योंकि इसमें दो तरीके के तत्व यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इस तरीके से हमने अणु के बारे में जाना। अब हम अपने इस वीडियो के पहले विषय पे आते हैं जो है परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। इसमें हम पहले बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। किसी परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। परमाणु द्रव्यमान को हम AMU में व्यक्त करते हैं। आइए AMU के बारे में जानें। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक भी कहते हैं। यह एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भारवें रूप में परिभाषित किया जाता है। एक AMU की वैल्यू 1.66056 × 10⁻⁻24 ग्राम्स होती है। अगर हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमें ग्राम्स में लिखना हो तो 1.6736 × 10⁻⁻24 ग्राम्स है। इस हिसाब से अगर हमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान AMU में निकालना हो तो आंसर आएगा 1.0080 AMU, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से हम किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान को AMU में परिभाषित करते हैं। परमाणु द्रव्यमान के बाद अब बात करते हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में। अणु में उपस्थित सभी परमाणु के द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझें। H2O यानी जल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? आइए देखते हैं कि इसका आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा। आणविक द्रव्यमान की परिभाषा के मुताबिक 2 × हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 × ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो आंसर आएगा 18.02 U। यह जल यानी पानी का आणविक द्रव्यमान है। अगर हम एक और उदाहरण लें जो है CH4 यानी मीथेन, इसका आणविक द्रव्यमान निकलेगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी 4 × हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 × कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु द्रव्यमान की वैल्यू को रखकर आंसर आएगा 16.043 U। यह मीथेन यानी CH4 का आणविक द्रव्यमान है। इस तरीके से हम किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। आणविक द्रव्यमान के बाद अब बात करते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान के बारे में। किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स के द्रव्यमान तथा आपेक्षिक बाहुल्यता के गुणफल के बराबर होता है। स्क्रीन पर दिया गया टेबल कार्बन के समस्थानिकों, उनकी आपेक्षिक बाहुल्यता और
परमाणु द्रव्यमान को दर्शा रहा है। इस टेबल का उपयोग कर हम कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। औसत परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा के मुताबिक हम कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान आएगा 12.011 U। औसत परमाणु द्रव्यमान के बाद अब बात करते हैं सूत्र द्रव्यमान के बारे में। कुछ पदार्थ जैसे सोडियम क्लोराइड में उनकी घटक इकाइयों के रूप में अणु अलग से उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे यौगिकों में कण त्रिविमीय संरचना यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में उपस्थित रहते हैं। स्क्रीन पर दिया गया चित्र सोडियम क्लोराइड का 3D स्ट्रक्चर या त्रिविमीय संरचना को दर्शा रहा है। इसमें एक सोडियम आयन क्लोराइड आयनों में घिरा रहता है और एक क्लोराइड आयन सोडियम आयनों में घिरा रहता है। आयनिक यौगिकों के सूत्र इकाई के उपयोग आणविक द्रव्यमान के स्थान पर किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान निकालने के लिए हम सोडियम का द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान करेंगे, तो आंसर आएगा 58.5 U। यह सोडियम क्लोराइड का सूत्र द्रव्यमान है। चलिए अब आज के दूसरे विषय पे चलते हैं, जो है प्रतिशत संघटन। प्रतिशत संघटन को निकालने के लिए हम तत्वों का द्रव्यमान को भाग करेंगे उसके यौगिक के मोलर द्रव्यमान से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। यह किसी भी तत्व के प्रतिशत संघटन निकालने का फॉर्मूला है। इसको अगर हम एक उदाहरण से समझें, मान लीजिए स्क्रीन पर दिया गया चित्र एक अम्ल यानी एसिड का है और इस अम्ल यानी एसिड का नाम हम यहाँ HNO3 लेते हैं। तो हमें नाइट्रोजन का प्रतिशत संघटन निकालना हो निट्रिक एसिड में, तो हम कैसे निकालेंगे? जैसा कि हम जानते हैं, निट्रिक एसिड का मोलर द्रव्यमान है 63.01 ग्राम पर मोल और नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है 14.0067। तो प्रतिशत संघटन का फॉर्मूला लगाकर नाइट्रोजन का प्रतिशत संघटन आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 44.46%। यानी निट्रिक एसिड में 44.46% नाइट्रोजन है। इस तरीके से हम प्रतिशत संघटन को निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान के बारे में जाना। हमने प्रतिशत संघटन के बारे में भी जाना। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम मोल संकल्पना के बारे में जानेंगे। हम स्टोइकियोमेट्री के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 1। तो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिति के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे पथ लंबाई तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे विस्थापन। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किसी न किसी तरह गतिमान हैं। कुछ की गति हम देख पाते हैं तथा कुछ की गति के लिए हमें लगता है कि वह नहीं हो रही है तथा वस्तु स्थिर है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक बॉल को आप गति करते हुए देख रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको एक पेड़ स्थिर दिख रहा है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या यह पेड़ स्थिर है? जैसा कि मैंने बताया था कि इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किसी न किसी तरह से गतिमान हैं। तो क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं है क्योंकि मेरा घर और मेरे दोस्तों का घर यह तो पूरी तरह स्थिर है और कई सालों से अपनी जगह से नहीं हिला है। पर अगर आप ध्यान दें तो आपका घर पृथ्वी पर है और पृथ्वी हर समय अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। अब आप कहेंगे कि इस प्रकार तो हम सूर्य को स्थिर कह सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि सूर्य भी हमारी मंदाकिनी यानी गैलेक्सी मिल्की वे की परिक्रमा करता है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी प्रकार से गतिमान है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और गति क्या होती है उस पर नजर डालते हैं। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसा कि आप एक चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति चल रहा है, लेकिन अगर हम इसको कोई एक पूरी बॉडी माने तो इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे गति में नहीं कहेंगे। परंतु यदि इसकी स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है तो हम कहेंगे यह व्यक्ति गति में है। चलिए अब हम सरल रेखीय गति पर नजर डालते हैं। यदि गति करती हुई वस्तु का मार्ग एक सरल रेखा है तो उस वस्तु द्वारा की जाने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्थिति पर ध्यान देते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन। यदि किसी वस्तु की हमें स्थिति देखनी है तो वह निर्भर करती है कि हम उसे कहां से देख रहे हैं। मतलब स्थिति द्रव्यमान की तरह कोई ऐसी राशि नहीं है जिसका मान हर जगह एक ही होगा, बल्कि स्थिति निर्भर करती है कि हम किस जगह से देख रहे हैं। स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें संदर्भ बिंदु तथा अक्षों के एक समूह की आवश्यकता होती है। इस समूह में 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं जिन्हें परपेंडिकुलर एक्सिस कहते हैं और इनके नाम x, y तथा z दिए जाते हैं। इन अक्षों के प्रतिच्छेदक बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसे O से रिप्रेजेंट किया है। किसी वस्तु की स्थिति देखने के लिए उसे इसी बिंदु के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है। यदि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित कर रही है, तब आप इन निर्देशांक के सहारे
कैसे बताएंगे कि वस्तु की स्थिति क्या है, क्योंकि वस्तु की कोई एक स्थिति नहीं होगी, अलग अलग समय पर वस्तु की अलग अलग स्थितियां होंगी। तो इसके लिए हम एक और निर्देशांक लेते हैं जिसे कहते हैं समय। जी हाँ, आप अपनी घड़ी या अन्य उपकरण के सहारे इन निर्देशांक के साथ समय भी नोट करते हैं तथा x, y, z और t के इस पूरे सेट को निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हैं। x, y, z तथा t के समूह के निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। चलिए इसी के साथ इन निर्देशांक के साथ जुड़े हुए एक कथन पर नजर डालते हैं। जब समय के बदलने के साथ साथ किसी वस्तु के निर्देशांक भी परिवर्तित होते हैं तो उस वस्तु को गतिमान कहते हैं। किसी वस्तु की गति देखने के लिए हम स्वेच्छा से किसी निर्देश तंत्र को सेलेक्ट करते हैं। जैसे यदि आपके सामने से कोई ट्रेन जा रही है और उसकी गति को आप देख रहे हैं तो आप उसकी गति के लिए स्वयं एक निर्देश तंत्र सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि होती है उस ट्रेन की पटरियां। जी हाँ, आप ट्रेन को उसकी पटरी के सापेक्ष चलता हुआ देखते हैं और इस तरह आपको ट्रेन एक सरल रेखा में गति करते हुए दिखती है। और इस तरह यदि कोई वस्तु केवल एक दिशा में गतिमान है तो उसकी गति के निरूपण के लिए केवल एक अक्ष की जरूरत होती है। अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं तरफ की दूरी धनात्मक तथा बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, जो इस प्रकार दिखाई गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पथ लंबाई यानी डिस्टेंस पर नजर डालते हैं। यह किसी गति करती हुई वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक मार्ग की लंबाई होती है। इसका SI मात्रक होता है मीटर तथा विमा होती है m1 l0 t0। चलिए आगे चलते हैं और इस पर विस्तार से नजर डालते हैं। सामान्यतः वस्तु की प्रारंभिक स्थिति पर ही मूल बिंदु माना जाता है। इसके अनुसार वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के लिए हम लिख सकते हैं x बराबर 0 और इसी प्रारंभिक स्थिति के लिए माना जाता है कि समय यहां से शुरू हुआ है, इसलिए t बराबर भी लिखते हैं 0। यहां पर t समय को रिप्रेजेंट करता है। अब माना कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करना प्रारंभ करती है और वह पहले 10 सेकंड में 4 मीटर तथा बाद के 5 सेकंड में 2 मीटर चलती है। अब वस्तु कुल कितनी चली, मतलब पथ लंबाई की परिभाषा के अनुसार वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है, या फिर वस्तु द्वारा वास्तविक मार्ग कितना तय किया गया है। तो वस्तु कुल चली है 4 मीटर प्लस 2 मीटर और इस प्रकार वस्तु कुल 6 मीटर चली है, तो वस्तु की पथ लंबाई हो जाएगी 6 मीटर। अब अगर आप ध्यान दें तो वस्तु 4 मीटर चलने के बाद 2 मीटर पीछे की तरफ चली है और इसीलिए वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी हो जाएगी 2 मीटर। लेकिन हम इसे पथ लंबाई नहीं कहेंगे क्योंकि पथ लंबाई पथ पर निर्भर करती है और इसलिए पथ लंबाई का मान 6 मीटर होगा। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और विस्थापन पर नजर डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट
यह किसी वस्तु की गति के दौरान अंतिम और प्रारंभिक स्थिति की दूरी के बीच का अंतर है। इसका SI मात्रक होता है मीटर और विमा होती है m1 L0 T0। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर विस्तार से नजर डालते हैं। विस्थापन पथ लंबाई से अलग होता है। इसके लिए हम एक गति करती हुई वस्तु पर ध्यान देते हैं, जैसा कि पिछले उदाहरण में हमने ध्यान दिया था, और मानते हैं कि इसकी प्रारंभिक स्थिति है x1 तथा अंतिम स्थिति है x2 तथा प्रारंभिक समय t1 व अंतिम समय t2 है। तो वस्तु की अंतिम दूरी में से वस्तु की प्रारंभिक दूरी यदि घटाई जाए तो अंतर मिलता है विस्थापन। दूरी नापने के लिए हम मूल बिंदु ले सकते हैं जिसे O से रिप्रेजेंट किया है, और इस तरह विस्थापन को लिखा जा सकता है डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1, जहां पर डेल्टा x विस्थापन है। जैसा कि विस्थापन के सूत्र में दिखता है कि यदि x2 बड़ा है x1 से तो डेल्टा x का मान पॉजिटिव होगा, यानी विस्थापन धनात्मक होगा। इसी प्रकार यदि x2 छोटा है x1 से तो डेल्टा x का मान नेगेटिव होगा, यानी विस्थापन ऋणात्मक होगा। और इससे हमें पता चलता है कि विस्थापन में परिमाण व दिशा दोनों उपस्थित होते हैं, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। अब आप कहेंगे कि हमको दिशा के बारे में कैसे पता चलेगा? तो यदि विस्थापन का मान धनात्मक है तो वस्तु की गति की दिशा मूल बिंदु से दाईं ओर मानी जाती है, और विस्थापन का मान ऋणात्मक है तो वस्तु की गति की दिशा दाईं ओर मानी जाती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और स्थिति समय ग्राफ पर नजर डालते हैं। जब वस्तु स्थिर है तब वह समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करती है, और हम उस समय यदि दो अक्ष लें जिनका मूल बिंदु है O, एक अक्ष है T यानी समय तथा दूसरा अक्ष है X। अब वस्तु की स्थिति का ग्राफ हम इस तरह से दिखा सकते हैं। क्योंकि वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है, इसलिए वस्तु की मूल बिंदु से दूरी हमेशा एक नियतांक रहेगी, जिसको इस दूरी से दिखाया गया है, जिसका मान है डेल्टा x। अब हम इस ग्राफ को समझते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग समय के बढ़ने के साथ साथ हर जगह पर डेल्टा x का मान नियत है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और जब वस्तु एक समान गति से चल रही है, इस समय का ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसके लिए भी हम अक्ष लेते हैं जिसका मूल बिंदु है O तथा अक्ष है T व X, और वस्तु एक समान गति से चल रही है, मतलब वस्तु मूल बिंदु से एक समान दूरी से आगे बढ़ती जा रही है। तो हर समय वस्तु की दूरी में कुछ परिवर्तन आएगा और उसका ग्राफ इस तरह से दिखाया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं और वह केस देखते हैं जब वस्तु असमान गति से चल रही है। तो उस केस के लिए वस्तु के ग्राफ को इस तरह से दिखाया जा सकता है। क्योंकि गति अलग अलग है, इसलिए वस्तु की दूरी कम या ज़्यादा हो सकती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पढ़ा स्थिति के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा पथ लंबाई और विस्थापन, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा स्थिति समय ग्राफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे औसत वेग तथा औसत चाल तथा ताक्षणिक वेग एवं चाल। धन्यवाद। राजू, ये लो अपना सामान। हाँ भैया। काका, एक चॉकलेट दो ना। बचवा, स्कूल में नहीं बताया जाता कि चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाता है। और काका, हिसाब गलत करने से क्या होता है? अच्छा, देखे देखे। हाँ राजू, ये लो बाकी पैसे। ये लो मेरे तरफ से तुम्हारे लिए। मेरा बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ता है, उसे जोड़ना घटाना सब आता है। क्या आपके बच्चे को आता है? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय विलयन शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से विषयों पर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम विलयन का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम विलयन की सांद्रता पढ़ेंगे और उसके बाद हम विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं विलयन के परिचय से। अभी जो आपके सामने चित्र आया है वह एक विलयन का चित्र है। विलयन दो अवयव से मिलकर बना होता है। पहला अवयव होता है विलेय और दूसरा अवयव होता है विलायन। विलेय हमेशा कम मात्रा में मौजूद होता है, वहीं विलायन ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। यह होता है विलेय। और विलेय और विलायन को मिलके बनता है विलयन। अब बात करते हैं सांद्रता के बारे में। सांद्रता को दर्शाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, वो तरीके मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सबसे पहला तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा तरीका है आयतन प्रतिशत, तीसरा तरीका है पार्ट्स पर मिलियन, इसको ppm भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, चौथा तरीका है मोलरता, पांचवा तरीका है मोललता और छठा तरीका है मोल अंश। हम इन 6 तरीकों को एक एक करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत से। द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का एक आसान सा सूत्र है। ऊपर हमें रखना होता है विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान और नीचे होता है विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। जो ऊपर हम जिस अवयव का द्रव्यमान रखते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत भी हम उसी अवयव का निकालते हैं। तो ऐसे हम द्रव्यमान प्रतिशत को निकालते हैं। उसके बाद आता है आयतन प्रतिशत।
जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था वैसे ही आयतन प्रतिशत को निकालने का भी एक सूत्र है। वो ये है कि ऊपर जो है हम रखते हैं अवयव का आयतन। जिस भी अवयव के लिए हमने आयतन प्रतिशत निकालना होता है ऊपर उस अवयव का आयतन रखेंगे और नीचे में हम विलयन का कुल आयतन रखेंगे और पूरे को गुणा कर देंगे 100 से। इससे जो है हमारे पास आयतन प्रतिशत आ जाएगा। उसके बाद हम निकालते हैं पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम अंग्रेजी में ppm भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पार्ट्स पर मिलियन निकालने का जो सूत्र है वो ये है, हमें जिस भी अवयव का पार्ट्स पर मिलियन निकालना होता है ऊपर में उस अवयव के भागों की संख्या रखते हैं और नीचे में विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या रखते हैं और इससे जो भी हमारा उत्तर आता है हमें उसे 1 लाख से गुणा करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख से गुणा करने का क्या कारण है। देखिए क्या होता है, किसी भी विलयन में कभी कभी कुछ अवयव कम मात्रा में मौजूद होते हैं तो जो हमारा उत्तर आता है वो दशमलव में आता है और वो काफी अजीब लगता है। तो उसको थोड़ा ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा उत्तर आता है उसे हम 1 लाख से गुणा कर देते हैं और गुणा करने के बाद जो हमारा उत्तर आता है उसे हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। तो ये था पार्ट्स पर मिलियन। अब बात करते हैं मोलरता की। मोलरता का जो सूत्र होता है वो ये होता है, ऊपर हम विलेय के मोल रखते हैं और नीचे विलयन का लीटर में आयतन रखते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नीचे हम जो भी विलयन का आयतन रखेंगे वो हमें लीटर में रखना होगा। अगर वो आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है और हमने वैसा ही मिलीलीटर में आयतन रख दिया नीचे तो उससे जो हमारा उत्तर है वो गलत आएगा और ये होता है बहुत बार विद्यार्थियों के साथ। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। नीचे हमेशा विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। अगर वो मिलीलीटर में है तो आप उसको लीटर में बदलें। तो ये होती है मोलरता। अगर हम परीक्षा के नज़रिए से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस पर आप कुछ प्रश्न हल कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मोललता की। मोललता को निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है, ऊपर हम रखते हैं विलेय के मोल और नीचे हम लिखते हैं विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। यहाँ पर 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। नीचे जो है वो हमेशा विलायक का द्रव्यमान आएगा। कभी कभी हो जाता है कि जो हमारा प्रश्न है उसमें हमें विलयन का द्रव्यमान दिया होता है और विद्यार्थी क्या करते हैं, वहां पे गलती कर देते हैं, वो विलयन का द्रव्यमान रख देते हैं नीचे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें वहां से पहले विलायक का द्रव्यमान निकालना है और उसे रखना है नीचे। दूसरी बात, नीचे जो विलायक का द्रव्यमान आएगा वो हमेशा किलोग्राम में आना चाहिए। अगर वो द्रव्यमान ग्राम में दिया है या फिर मिलीग्राम में दिया है तो आपको उसे किलोग्राम में बदलना होगा और उसको बदल के फिर आप उसको जो मोललता का सूत्र है उसमें रखेंगे। तो ये थी मोललता। अब बात करते हैं मोल अंश की। मोल अंश का जो हमारा सूत्र होता है वो यह होता है, ऊपर आता है अवयव के मोल की संख्या। जिस भी अवयव के लिए हमें मोल अंश निकालना होता है ऊपर हम उस अवयव के मोलों की संख्या रखते हैं और नीचे हम सभी अवयव के मोलों की कुल संख्या रखते हैं और इससे हमारा मोल अंश निकल आता है। मोल अंश भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इस पे आधारित कुछ प्रश्न जो है अपनी किताब से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं विलेयता की। किसी भी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। यह विलेयता की परिभाषा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विलेयता हमेशा एक निश्चित तापमान पे ली जाती है। अगर तापमान बदल दिया जाएगा तो विलेयता भी बदल जाएगी। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने विलयन का परिचय पढ़ा, उसमें हमने विलेय और विलायन जैसी 2 चीजें पढ़ी। फिर हमने विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने विलेयता के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव देना चाहता हूं कि आप इन सब चीज़ों को
रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी भाग 1 से पढ़ लीजिएगा और इन पर आधारित कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में सबसे पहले हम ठोसों और गैस की द्रवों में विलेयता के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे और आखिरी में हम द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। दोस्तों, अभी तक हम चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 4 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 5वां भाग समझेंगे और इस 5वें भाग में हम जो टॉपिक्स समझेंगे वो है वैद्युत फ्लक्स, गाउस नियम और गाउस नियम के अनुप्रयोग। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र और उससे जुड़ी वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जाना था, जबकि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब जैसे यहाँ इस आवेश Q से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, उनमें से कुछ क्षेत्र रेखाएं इस पृष्ठ से भी होकर निकलेंगी, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कही जाती है वैद्युत फ्लक्स। आइए अब समझते हैं कि इसे मापते कैसे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ S है। अगर आप इस पृष्ठ की लंबवत दिशा देखें तो वो होगी कुछ इस तरह। अब मान लीजिए कि इस पृष्ठ से कुछ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से पास होती हैं, तो इस पृष्ठ के एक छोटे से क्षेत्रफल ds के लिए वैद्युत फ्लक्स भी भिन्नात्मक ही होगा, यानी d फाई। तो हम लिख सकते हैं कि d फाई बराबर होगा E डॉट ds। दोस्तों, यहाँ ds सदिश पृष्ठ S की लंबवत दिशा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल लिखा जा सकता है E ds cos थीटा। और अगर आप यहाँ देखें तो सदिश E और सदिश ds समान दिशा में ही हैं, यानी थीटा होगा 0 डिग्री। और जैसा कि हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री होता है 1, इसलिए फाई यानी कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर होगा E गुणा S के। दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम मीटर की घात 2। आइए अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे टॉपिक गाउस नियम की, जिसे दिया था मशहूर मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने। इस नियम के अनुसार किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी फाई अनुक्रमानुपाती होगा Q के। और दोस्तों, आनुपातिकता का चिन्ह हटाया जाए तो फाई यानी कुल विद्युत फ्लक्स बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। आइए अब इस नियम के कुछ अनुप्रयोग पर ध्यान देते हैं, जिसमें सबसे पहले है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की गाउस नियम द्वारा गणना। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो किसी बिंदु आवेश की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2। चलिए अब देखते हैं कि गाउस नियम की मदद से आने वाला वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक भी समान होता है या नहीं। तो मान लीजिए कि यहाँ ये बिंदु आवेश Q है, जिससे बनने वाले वैद्युत क्षेत्र को हमें मापना है। अब मान लेते हैं
कि इससे r दूरी पर एक पृष्ठ है जो इस आवेश को घेर लेता है। इस पृष्ठ को कहा जाता है गॉसियन पृष्ठ या सतह। और बिंदु आवेश होने की वजह से ये गॉसियन पृष्ठ होगा गोलाकार। अब हम इस गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ ds लेते हैं, जिससे हम भिन्नात्मक फ्लक्स निकालकर पूरे पृष्ठ के लिए इंटीग्रेट कर टोटल यानी संपूर्ण फ्लक्स कैलकुलेट कर सकें। अब अगर हम इस छोटे से पृष्ठ का लंब देखें तो वो त्रिज्यीय दिशा में होगा, जबकि विद्युत क्षेत्र भी त्रिज्यीय दिशा में होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि d फाई बराबर होगा E डॉट ds, यानी d फाई बराबर E ds cos थीटा। और दोस्तों क्योंकि ये दोनों ही सदिश समान दिशा में है, इसलिए यहाँ पर भी थीटा होगा 0 डिग्री। और फिर से क्योंकि cos 0 डिग्री बराबर होता है 1 के, इसलिए d फाई बराबर होगा E ds के। आइए अब इस पूरे गॉसियन पृष्ठ के लिए इसे इंटीग्रेट करते हैं। अब गाउस नियम के अनुसार कुल फ्लक्स फाई होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r की घात 2, यानी इक्वेशन बनेगी Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E गुणा 4 पाई r की घात 2। और अगर इससे वैद्युत क्षेत्र मापा जाए तो E होगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r की घात 2। आइए अब ज्ञात करते हैं किसी एक समान या आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है। मान लीजिए यह एक धनावेशित तार है जिसका वैद्युत क्षेत्र कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ होगा इस तार के चारों ओर एक काल्पनिक बेलन। मान लीजिए कि इस बेलन की लंबाई है L, जो इस तार की भी लंबाई है, और त्रिज्या है R। यहाँ पर मुख्यतः दो पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, एक बेलन के टॉप और बॉटम और दूसरा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब मान लेते हैं कि लैम्डा आवेश प्रति इकाई लंबाई है और बेलन का कुल आवेश Q बराबर होगा लैम्डा गुणा L, यानी आवेश प्रति इकाई लंबाई गुणा तार की लंबाई के। अब गाउस नियम द्वारा जैसा कि हम जानते हैं कि कुल फ्लक्स यानी फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, जहां पर Q इस गॉसियन सतह द्वारा घेरा गया कुल आवेश है, यानी लैम्डा L। तो अगर इस समीकरण में Q की जगह लैम्डा L को रखा जाए तो समीकरण होगा फाई बराबर लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। और इसके अतिरिक्त फ्लक्स बराबर होगा E डॉट ds के। दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दो तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं, इसलिए d फाई बराबर होगा E डॉट ds1 जमा ds2, या इसे लिख सकते हैं कि d फाई बराबर होगा E डॉट ds1 जमा E डॉट ds2। इसके अतिरिक्त इसे लिखा जा सकता है d फाई बराबर E ds1 cos थीटा 1 जमा E ds2 cos थीटा 2। अब दोस्तों अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो पृष्ठ 1 पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पृष्ठ के लंब और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है, जबकि पृष्ठ 2 के लंब और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 0 डिग्री का कोण बनता है, जिसकी वजह से सिर्फ पृष्ठ 2 वाला व्यंजक ही इस समीकरण में रह पाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है और पृष्ठ 1 वाला व्यंजक समाप्त हो जाता है। यानी अब समीकरण आएगी d फाई बराबर E ds2 cos 0 डिग्री या d फाई बराबर E ds2, और जिसे पूरे पृष्ठ के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं गाउस नियम की सहायता से निकलने वाला कुल फ्लक्स, जो था फाई बराबर लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा इंटीग्रेट करने पर आता है
लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई गुणा 2 पाई आर एल। और दोस्तों, इससे अगर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकाला जाए तो वो आएगा लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो के टॉपिक्स आपको समझ आए होंगे। आइए आज के इन्हीं टॉपिक्स पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। किसी घन जिसके अंदर आवेश जमा Q उपस्थित है के एक पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स की गणना करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें दिया गया है कि एक घन के अंदर आवेश Q बंद है, तो हम गाउस नियम की मदद से लिख सकते हैं कि घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के। अब क्योंकि घन में कुल 6 पृष्ठ होते हैं, तो किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल फ्लक्स का 1/6 होगा, यानी फाई बराबर होगा 1/6 गुणा घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। यानी घन के किसी एक पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर है 1/6 गुणा Q बटे एप्सिलॉन नॉट या Q बटे 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने समझा वैद्युत फ्लक्स को और जाना गाउस नियम को। इसके साथ हमने देखे गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोग, जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और किसी एक समानीय आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे गाउस नियम के ही कुछ और अनुप्रयोग। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।